अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, जहां मुल्क में सियासी हलचल चल रही है, कहीं पे कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, बात करने के रास्ते खोले जाएं, और दूसरी जानिब जो है कुछ सख्तियां भी की जा रही हैं। लेकिन दिलचस्प जो बात है वो ये है कि इस वक्त जो फैसला आया था 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था इलेक्शन एक्ट में, जिसको तरमीम समझा जा रहा था कि जी एक आइन पर जो है वो हमला किया गया है, उस हवाले से कानून साजी भी करने की कोशिश की जा रही है और बाकायदा तौर पर तरामीम जो हैं पार्लियामेंट में पेश कर दी गई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में। और उसमें कहा यह जा रहा है कि जनाब जो भी तरीक़ाकार है जिस पर अगर किसी ने लिस्टें नहीं जमा करवाई मुकर्ररा वक्त में तो वो बाद में जमा नहीं करा सकते। जहां अगर वो आज़ाद थे और वो उस जो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वो आज़ाद रहे हैं तो उसके बाद वो किसी पार्टी में नहीं जा सकते। तो इस किस्म की जो तरामीम की गई हैं, इसको अपोजिशन समझ रही है कि शायद हुकूमत कमज़ोरी अपनी दिखा रही है। मुज़ाकरात की बात भी करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो प्रोग्राम के एंड में हम बात करेंगे, जो आज हुकूमत ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक इक़दाम उठाया, और वो है कि जो 5 साल से ज़ायद लोग जो मिसिंग थे उनके ख़ानदानों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे, और यकीनन कम अज़ कम उनकी किसी भी तरह सुनवाई तो होगी, और मामला चल भी रहे हैं। रिकवरी की भी कोशिश की जा रही है कि वो मिसिंग पर्सनस को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक बड़ा इकदाम है। नाज़रीन, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने। सीनियर पॉलिटिशियन हैं और एक पार्टी के साथ मुंसलिक होने का इरादा है जो इन्होंने खुद बनानी थी अपने साथियों के साथ, लेकिन वो जब भी होगा उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आपके वक्त का। और हमें आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, इस वक्त एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, बेयकीनी सी है। अब तो हुकूमती हलकों में भी कुछ थोड़ी सी बेचैनी नज़र आना शुरू हुई है। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद कहीं पे अडियाला जेल में बैठे शख्स के बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, कोई मुलाकातें शुरू हो गई हैं। पार्लियामेंट में से आवाज़ आ रही है कि जनाब मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएं, मुल्क को इस तबाही से बचाएं। ये भी सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आवाम की सूरत हाल आप बेहतर जानते हैं, जो बिजली के बिलों और महंगाई से परेशान है, वो भी एक प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस वक्त क्या पावर कॉरिडोर्स में चल क्या रहा है? कुछ आइडिया है कि ये बेचैनी, बेयकीनी, या सिर्फ ये आवाम को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है या नहीं है? देखिए, बेचैनी तो बिल्कुल है पावर कॉरिडोर्स में। उसकी बुनियाद मेरे ख्याल में ये है कि जब आप एक निज़ाम खड़ा करें जो बिल्कुल ही फॉर्म 47 की बुनियाद पे हो, पब्लिक की सैंक्शन ना हो, पब्लिक का मैंडेट ना हो, तो वो वैसे भी निज़ाम जो है बड़ा लंबा अरसा चल नहीं सकता। फिर साथ ही साथ आप हर रोज़ एक नई रिपोर्ट आ जाती है इस निज़ाम के बारे में। अब जिस तरह पतन की रिपोर्ट आई 2 दिन पहले, और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के अपने हल्के का जो पोस्टमार्टम किया, तो इस इलेक्शन की शफाफियत और उसके नतीजे में आने वाली जो हुकूमत है, पाकिस्तान का बच्चा उससे वाकिफ़ है कि ये किस तरह आई। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के साथ महाज़राई की कैफियत बन जाए कि जिसमें हुकूमत 2/3 अक्सरियत से भी महरूम हो जाए, तो फिर ज़ाहिरी बात है बेचैनी तो होनी है। जहाँ तक इन ख़बरों का ताल्लुक़ है कि इमरान खान साहब से या तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुझे उसका इल्म नहीं। मेरे ख़्याल में तो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान इतनी दूर जा चुकी हैं कि शायद हल निकालना उसका बड़ा मुश्किल हो। लेकिन महमूद खान अचकज़ई को एक दफ़ा फिर मैंडेट कि जी आप जाके बात करें, और महमूद खान अचकज़ई साहब को आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि उनका एक अपना तरीक़ाकार है, जो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तो वो भी मुझे तो नहीं लगता कि वो, मतलब पहले भी 2-3 दफ़ा आया, नाम उनका आया। देखिए, कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए कि मामलात सुलझें, सियासी इंतशार कम हो, चाहे जो भी शख्सियात हो। असल मकसद तो सियासी इंतशार को कम करना है। सही। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में तलखियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि उन तलखियों को कम करने में भी वक्त लगेगा। ज़रूर कम होनी चाहिए। अब उसकी कीमत मुल्क क्या अदा कर रहा है? एक सियासी इंतशार की कीमत मईशत के हवाले से आम आदमी को जो महंगाई का सामना है उसके नतीजे में, वो तो है ही है। साथ दूसरा सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू बन गया कि आज एक कंप्लीट हम
पैरालिसिस का शिकार हैं कि हमने दहशतगर्दी के मामले में कैसे आगे बढ़ना है। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन का ऐलान होता है, लेकिन साथ ही साथ जो तमाम जमातें खैबर पख्तूनख्वा की वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देती हैं। एक तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, हमारे जवान, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, और दूसरी जानिब हम फैसला साजी नहीं कर पा रहे। तो इसकी जो इस पूरे सियासी इंतशार की जो कीमत है, जो बड़ी कीमत है, वो हम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई एक जामिया हिकमत अमली ना बनाने की सूरत में भी अदा कर रहे हैं। मईशत एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से मुल्क ब्लीड होता जा रहा है, उस सूरत हाल में भी हम अपनी एक कीमत अदा कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी भी पावर पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, इस चीज़ के ऊपर कि जी मुल्क को किस तरह रिफॉर्म करना है, मुल्क को किस तरह आगे लेकर चलना है, तलखियों को किस तरह कम करना है, जो सियासी मुखालफतें सियासी दुश्मनियों में बदल चुकी हैं उन्हें कैसे ख़त्म करना है, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और मुझे खुदा न खास्ता आज के दिन वैसे दो चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक तो जो बलूचिस्तान में जो बलोच यकजहती काउंसिल थी या कमेटी थी, उसके साथ गवादर के अंदर एक मुआहदा हो गया है। बिल्कुल सही। उनको पहले दिन ही अगर आप इजाजत दे देते जलसे करने की तो इस मुआहदे की जरूरत ही ना पड़ती। सही। अगर पहले ही दिन उनको महारंग को इधर इस्लामाबाद आने देते, वो उनके ऊपर डंडे ना बरसाए जाते, तो आप लोगों को फिर पीछे ना हटना पड़ता। तो शुरू से हमारा कहना तो यही है कि आप पॉलिटिकल हार्ड वे भी कितनी दफा जी तारीख में कितनी दफा हम गुजर चुके हैं। दूसरी लोगों को एक्सप्रेशन अपना करने दें, उससे कोई हर्ज नहीं है, लोगों की भड़ास निकल जाती है, एग्जैक्टली कैथारसिस हो जाता है, they give vent to their anger। और फिर जो राइटफुल डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट करने में तो कोई हर्ज नहीं। सही, ठीक। अब ये जो दूसरी खबर है जिसका आपने अपने इब्तिदाई में भी जिक्र किया, एक मुस्बत कदम है। 50 लाख जो देखिए ये कोई कीमत नहीं है किसी की, इंसान की कीमत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एटलीस्ट एक रिकग्निशन है कि एक प्रॉब्लम है, और रियासत जब तक अपना दिल बड़ा नहीं करेगी, रिकग्नाइज नहीं करेगी। अब जो कमीशन बनाया हुआ है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के हवाले से, उस कमीशन की भी कारकर्दगी, को खास कारकर्दगी तो है नहीं। सही। और फिर उस कमीशन के अंदर ना वो जिम्मेदारों को तयन करते हैं, चले वो तो एक घोषणा सा है, मतलब एक उसमें भी एक अजीब, लेकिन ये पर्दे इतने हैं उसमें, कुछ हटते हैं हमें फिर दोबारा और नए पर्दे आते हैं। आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब। आमिर इलियास राना साहब, आज राजा परवेज अशरफ साहब ने कौमी असेंबली में एक दरखास्त की है वजीर आजम से, वो जरा सुन लें तो मैं चाहूंगा कि आप भी उस पर कमेंट कर दें। आए हम अपने घर को ठीक करें, खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वजीर आजम, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं और मिल्लत इस्लामिया के लिए भी ताकत बनने की कोशिश करें। जी आमिर इलियास राना साहब, पीपल्स पार्टी तो इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के बाद सदारती जो उन्होंने खिताब किया उसमें भी, और 12 मरतबा कह रही है। अब क्या चीज़ है, कुछ लगता है, और फिर हुकूमत को यह भी तशवीश हो रही है कि शायद कहीं पे ऑलरेडी डायलॉग ओपन हो चुका हुआ है परतों के पीछे। इस पर ज़रा बताएं, क्योंकि ये जो परेशानियां हैं ये आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। शायद हलचल इतनी नहीं है, लेकिन एक फील जो है वो है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि राजा परवेज अशरफ की आवाज में बड़ी दर्दमंदी थी, और हमारे तमाम जितने बड़े लीडर्स हैं ना, उनकी आवाज में सोज मौजूद होता है जब वो बुलगीर आवाज में पाकिस्तान के मसाइल पे बात करते हैं। लेकिन जब यही हेल्म ऑफ द अफेयर चला रहे होते हैं, जो लफ्ज राजा परवेज अशरफ ने बोला, तो ये काम कुछ और कर रहे होते हैं। और ये किसी एक राजा परवेज अशरफ की बात नहीं हो रही, इसमें तमाम हमारे मुल्क के सियासतदान, लीडरशिप सब शामिल है। उसमें हम अपने इदारों को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ने भी कहा था कि बैठ जाएं, बात कर लें। आपको याद होगा जब वो चीफ जस्टिस थे। सही। और इमरान खान ने कहा कि डेट 25 जुलाई है, लेकिन उससे पहले कौमी असम्बली तोड़ो तो मैं बैठता हूं, तो वो नहीं हो सकी थी। अब भी आज हम, मतलब मैं 92 से असम्बली को मुसलसल कवर कर रहा हूं, पता नहीं कितनी कितनी हमने जज्बाती तकरीरें कब नहीं सुनी, और किस किस के सियासतदान के मुंह से नहीं सुनी। और स्टार्ट में तो लगता था कि इनसे अच्छे फरिश्ते हमारे पास हो ही नहीं सकते। जो भी पार्टियां होती हैं जब वो तकरीर कर रहे होते हैं, उसके अंदर आप महमूद खान अचकज़ई साहब को भी शामिल कर लें। उन्होंने भी इक़्तिदार का एक छोटा सा चस्का कबूल किया था जब अपने भाई को गवर्नर पंजाब, गवर्नर बलूचिस्तान बनाया था, वजारतें थी, सब कुछ थी। असल इशू यही है कि हमारे में से कोई बंदा तैयार नहीं है। अभी आज गवर्नमेंट
राजा परवेज अशरफ के बयान के ऊपर एक और बयान वजीर आजम कर दें कि जी मैं तैयार हूं, जवाब आपका हमें पता है पीटीआई से क्या आना है, कुछ छुपा हुआ तो नहीं है ना। सही। वो जवाब आना है कि हमने इनसे बात ही नहीं करती, इनसे हमने मौसम का हाल पूछना है। क्योंकि ये कई दफा इसको आप कहें प्राइम मिनिस्टर का ये हक है, फर्ज है कि वो करें बार बार बात, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है कि आगे से जवाब में कोई सीरियस बात नहीं होती। और वो ये समझते हैं कि चूंकि उनको निकाला उन्होंने, अब उन्हीं से हम दोबारा बात करेंगे और फिर हमें वो गोद में ले लें। यहाँ पे हमारे तमाम सियासतदानों की कोई ऐसी चीज आप ढूंढ के दिखा दें मुझे जो ये कहता हो कि मैंने अवाम के बलबूते पे ही, सिर्फ अवाम ने इमरान खान को वोट दिया ना, तो नवाज शरीफ को भी 2018 में दिया था। तो आपको फिर या सब्र करना है या गुफ्तगू करनी है, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैंने फौज से बात करनी है। फौज का एक जवाब जो आपके सवाल बना हुआ था ना, मैं उसकी तरफ हूं, ये था कि जी आप माफी मांगे, जुर्म कबूल करें और फिर देखें कि कौम जिस सदके दिल से आपकी माफी मांगी हुई को कबूल करती है तो बात आगे बढ़े और हुकूमत से बात करें। ये तो फिर इसका मतलब है मिसट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। नहीं नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं आपको। मिसट्रस्ट मैं हुकूमती हलकों की बात नहीं कर रहा। ये जिन्होंने कहा है कि सफ़े सलार हैं उन्हीं की तरफ से ये बताई जा रही है कि हमारे से मौजूदा आर्मी चीफ अगले 3 साल के लिए, यानी जो बात ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं उसको ये बात सुना के, यानी 19 में तो एक्सटेंशन होनी थी ना, बिल्कुल ये जून जुलाई की बात ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं और अगस्त में तो इमरान खान ने ऑर्डर कर दिए थे। अगर उनकी बात मान लें तो कोई पता नहीं हिला था। और जो उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खो था उनके लिए फखर इमाम साहब ने एक बिल भी पेश किया था असेंबली में, और कोई साहब जाके नवाज से बढ़ाएंगे। तो फिर 22 नवंबर ये नवाज शरीफ तो 19-20 को चले गए थे लंदन नवंबर की, तो 22 को अचानक ये हुआ था जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ना कि हमें ऑर्डर आ गया हुआ था। हालांकि वो जनवरी में ऑर्डर आया, नवंबर के बाद बातचीत शुरू हुई जब सुप्रीम कोर्ट कानून साजी कर लें। बिल्कुल सही आमिर अहसन। तो फिर इन्हीं बातों की वजह से अब देखें, हम कहते हैं ना कि जी मतलब धुआं वहीं से उठता है जहां पे कोई चिंगारी होती है। तो क्या ये वजूहात हो सकती हैं गवर्नमेंट के अंदर पैनिक सिचुएशन की? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसको आप पैनिक कहें। गवर्नमेंट के पल्ले क्या है? उन्होंने हुकूमत लेके अवाम से गालियां खाई हैं और खा रहे हैं। पहले वो कहते थे हम रियासत बचा रहे हैं, अब आज उनके IPPs पड़ गए। महंगाई शंगाई सब कबूल हो गई थी, लेकिन ये बिजली का बिल तो नहीं ना हो रहा कबूल। सही। आपने 10 दिन बढ़ा दिए बाकी लोगों के लिए और बाकी 3 महीने के लिए दे दिया है। सही। चूरन बिकेगा नहीं ना इस तरह। यहाँ पे बैठ के बात करनी पड़ेगी और तमाम चिल्लाने पड़ेंगे सामने। बिल्कुल सही। कि हम कहां तक आती है ना कि आप जिन लोगों को 2-2 हज़ार यूनिट बिजली के फ्री दे रहे हैं ना, वो वापस लें। फिर सब लोग कहेंगे कि जी ठीक है हम भी हिस्सा दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। बिल्कुल सही आमिर, लेकिन इसका इतना बड़ा टैक्स डाल दिया है जिसका कोई जवाब ही नहीं, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। वैसे इसका जवाब बड़े कंफर्टेबली हुकूमत की लोग जो देते हैं वो कहते हैं कि जी ना वजीर आजम तनख्वाह ले रहे हैं, ना काबीना तनख्वाह ले रही है, ना मरात ले रहे हैं। लेकिन आपने सही पॉइंट उठाया कि बेसिकली हम किनकी मतलब एक्सपेंसेस पर हम अब इतने हैवी बिल्स पे कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, अब एक सेनेटर इरफान सदीकी साहब की ट्वीट मेरे सामने थी। वो कहते हैं 12 जुलाई 2024 के अदालती फैसले में इलेक्शन एक्ट 2017 ही नहीं, आइन के वाज़े और गैर मुबहम आर्टिकल्स की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए इन्हें गैर मुअस्सर कर दिया। वो कहते हैं पार्लियामेंट के सामने अब 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि वो आइन की माँ और कानून साजी का इख्तियार कुल्ली रखने वाला बाला तरीन रियासती इदारे के तौर पर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इसे मुअत्तल और गैर मुअस्सर होने से बचाए, या फिर खामोशी से आइन और कानून की रुसवाई का तमाशा देखती रहे। इज़ आइन मोर सैंक्टिटी उसकी अब रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं आइन की सैंक्टिटी होनी चाहिए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 8 जज साहिबान के फैसले को आप एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक लेजिस्लेशन के ज़रिए अनडू नहीं कर सकते। और अभी डिटेल जजमेंट भी हमारे सामने नहीं आई, और जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें इन तमाम चीज़ों को फिर एड्रेस करने का जज साहिबान को मौका भी मिल जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन भी कोई ऐसी पोजीशन लेता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पार्शली वो इम्प्लीमेंट करता है और फुली इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो उसके नतीजे में भी कोई कंटेम्प्ट आती है। कंटेम्प्ट के अलावा ऐसे स्ट्रिक्चर्स और ऐसी चीज़ें उसके अंदर लिख दी जाएंगी उन 8 जज साहिबान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अरकान के ऊपर FIR तस्वुर की जाएंगी।
फिर साथ ही साथ सदीकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि पार्लियामेंट एक माँ की हैसियत रखती है इस निज़ाम में कि आइन की सुपरदारी भी उसी के ज़िम्मे है, कानून साजी भी उसी के ज़िम्मे है। लेकिन साथ ही साथ फिर ये बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि इस पार्लियामेंट का जो अपना वजूद है वो किस तरीके से हुआ। आप इनको वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमिट करने की इजाज़त नहीं दे सकते जिस तरीके से ये लाए गए। और असल दुख भी इनको ये है कि ये तो जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर एक पैकेज तैयार करके बैठे हुए थे। अभी आमिर साहब ने जिक्र किया जस्टिस खोसा की एक्सटेंशन का, कि वो एक्सटेंशन चाह रहे थे और एक बिल भी उसके लिए टेबल हो गया था। मैं उन वाक़यात का उस वक्त ऐनी शाहिद था कि वो वाकई दिलचस्पी रखते थे एक्सटेंशन लेने में। और ये जुडिशल रिफॉर्म्स पैकेज के अंदर ये 12 जुलाई का फैसला है, वो उसने सब जो है ख्वाहिशात तब्दील करके रखी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये ख्वाहिश होनी भी नहीं चाहिए थी टू बिगिन विद। बाहर तो और अब हुकूमत ने जो रिफॉर्म पैकेज तैयार कर रखा था, जिसका एतराफ़ किया वज़ीर कानून ने भी, तो वो एक वायलेंस थी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब ये कानून साजी जो लेकर आए हैं, इससे महाजराई बढ़ेगी अदलिया के साथ। अदलिया पहले ही जो 6 जज साहिबान का ख़त आपके सामने मौजूद है, एक ऐसे मूड में है कि ज़ीरो टॉलरेंस मूड में, और उस ज़ीरो टॉलरेंस मूड में आप अदलिया के साथ अगर छेड़खानी करेंगे, उनके फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश करेंगे, तो फिर एक रिस्पॉन्स आएगा। या तो आपके पैर पक्के हों, जब आपके पैर भी पक्के नहीं तो फिर आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। मेरा माय 2 सेंट्स। बिल्कुल सही। आमिर इलियास राना, ये जो सूरत हाल है इस फैसले के बाद, ये हुकूमत को इतनी परेशानी किस बात की है कि इतनी हैवी किस्म की तरामीम ले आए हैं, जो कि जिसमें बड़ी मतलब किसी सियासी जमात की जाने से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, और भी बहुत सारी चीज़ें। यकीनन आइन की अगर खिलाफ कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें आइन की खिलाफ वर्जी से ज्यादा हुकूमत का खौफ नजर आता है कि जी ये अगर हो गया तो हम तो गए। देखें, एक तो मैं एक फिक्रा कह के फिर मैं मुस्तफा खोकर भाई ने जो बातचीत की है उसके ऊपर बात करूंगा। जी, सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी ना कानून साजी, बस यही होगा ना, उड़ा दे। मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कौन सा फैसला है? उन्होंने आइन रीराइट किया है 63A की तरह। उन्होंने आइन को पीछे ले जाके 3 दिन से 15 दिन कर दिया। वो कौन सा इख्तियार है जी तशरीह करने का और आइन को रीराइट करने का? तशरीह करने का उनका इख्तियार है, हमें फेयर कमेंट करने का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है कि आपके फैसलों पे हम बात करें। इलेक्शन कमीशन का फैसला किसने ओके किया था? वो सुप्रीम कोर्ट थी कि जी बल्ले का निशान लिया। अब ये जो कहानियां हो रही है ना, चाहे वो काजी फायद ईसा साहब ने भी कहा कि मेरा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंटरप्रेट इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, ये क्या पीटीआई के वकील नहीं माने कि हाँ हमारी गलती है इन्हीं प्रोसीडिंग्स में कि हमें पार्लिमानी पार्टी बना लेनी चाहिए थी और हमें अपने लोगों को पीटीआई में ज्वाइन कराना चाहिए था? सारा मलबा इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन आगे बात नहीं कर सकता। उन्होंने फैसले किए, हमारी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट तक उसको ओके करती चली गई, तो उसमें क्या गलत चीज हो गई जी? अब आपके जजेस के अंदर तकसीम आई, वो डिवीजन वाजे थी, वो एक दूसरे के ऊपर जैसे वो रेले रेस में नहीं लोग भाग रहे होते, इस तरह जजेस फिक्रे दे दे के एक दूसरे को लुकमा दे रहे थे, दूसरे रोक रहे थे। मैंने और आपने नहीं देखा लाइव, ये बहुत अच्छी बात थी कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन किस बात पे कर रहा है। और आखिर में क्या नुक्ता निकला कि इलेक्शन कमीशन ने ये पेपर दिए हैं, इसमें ये लोग थे जिन्होंने पीटीआई जाहिर किया है और जिन लोगों ने वो की। तो आइन में जहां आप 63A को रीराइट करते हुए ये कहते हैं कि जी हर सूरत में आप सीट से जाएंगे, आपने फिर एक और काम नया कर दिया कि नहीं हम आपको मौका देते हैं। जी आपका काम नहीं है ना ये मौके देना बनाना, आप मुकम्मल इंसाफ दे रहे थे। तो अत्तर मिन्नल्लाह साहब ने ये कहा था 2018 में यही कुछ हुआ था, तो फिर बुला लेते उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी और उस वक्त के आर्मी चीफ को भी, और आज के इन्हीं सारे मदारुल मुहाम जितने लोग थे इनको कि हम फुल कोर्ट नहीं कर रहे, फुल कोर्ट मीटिंग करते हैं, आप आ जाएं। ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पे आखिर आपको कभी जाना पड़ना है कि सारे बैठ के माने कि हमने ये काम गड़बड़े किए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अमूर हैं, चाहे वो हमारी अदालती अमूर हैं, कानूनी अमूर हैं, पार्लिमानी अमूर हैं, ब्यूरोक्रेसी, सिविल और मिलिट्री, सब ने ये काम किया है। अब यस राना 30 साल हो गए, 30 साल हो गए मुझे। नहीं 30 साल को छोड़ो जी, हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ये तो लफ्ज हमने सुन लिया ना, चूंकि वो नेल्सन मंडेला ने करा लिया। सही इशू ये है कि हम क्या बात करें, हम नई गलती करने के लिए तैयार नहीं है, हम पुरानी गलतियां करते हैं, हम दवा वहीं से ढूंढते हैं जिन टेक्नोक्रेट्स को मार्शल लॉ दौर में नाफिज किया जाता है। वही लोग आके डॉक्टर इशरत हुसैन आज भी वजीर आजम बनने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने क्या चूरन बेचा है? मुशर्रफ के साथ 3 साल बैठे रहे कि मैं इस्लाहात लाऊंगा, और जब इस्लाहात पूछने गए एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के पास, उस वक्त वो हाजिर सर्विस थे, उन्होंने कहा यार मुझे बताओ क्या हल है? उसने कहा हल तो आपने ढूंढ लिया। उन्होंने कहा जी
क्या? उन्होंने कहा मिनिस्टर ऑफ स्टेट का लिया है अपना स्टेटस और पैकेज लिया है MP का। ठीक है, तो दे दें आप सरकारी मुलाजमीन को यही धंधा के रुतबे भी दें और पैसे भी दें। यहां जितना बड़ा आता है उतना बड़ा वो चोर बन के निकलता है। यही चोर उन्होंने इमरान खान के साथ बैठ के देखा। मतलब ये शमशाद बेगम साहिबा जो अभी मौजूद थी फाइनेंस मिनिस्टर, ये मैं आपको नाम गिनवाता जाऊं, ये अज़कार रफ्ता लोग सारे के सारे हमारे गले क्यों पड़ते हैं आके? सही। इन्होंने कौन सी दुनिया में कामयाब, इनके अपने पर्सनल तजर्बे बिल्कुल कामयाब है। तो फिर आमिर बिल्कुल इस पर मजीद भी बात करते हैं। मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि भाई बैठना पड़ेगा। मैं और आप बहस करते रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ठीक, वो सुप्रीम कोर्ट गलत, ये फैसला ठीक, वो गलत, वो मिलिट्री ठीक नहीं थी, आज की मिलिट्री ठीक है। अरे भाई सारे गलत है ना, तभी तो हम तबाह हुए हैं। आम आदमी का सही, सारे के सारे पर्सनल स्पेसिफिक ऑर्डर्स होते हैं। सिर्फ ये ना करें कि आज की पार्लियामेंट करने जा रही है। जब इमरान खान के दौर में 59 अब हो गए थे, इन्होंने आके PDM दौर में यही काम किया। आज कहते हैं जी ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ बन रहे हैं। भाई पहले कब नहीं बने इस मुल्क में? इसको सामने रख के कानून नहीं बनाए। तो ठीक करने के लिए आम आदमी के लिए आज जमात इस्लामी सबसे आगे है, जिसने एक केस सिर्फ एक चीज उठाई है, उसमें सारे के सारे उस हमाम में नंगे हैं, सब के सब सामने है। सिर्फ एक चीज का फॉरेंसिक सही, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर को तो हमारे बहुत शौक है, हर चीज पे वो कहते हैं फॉरेंसिक कराएं, थर्ड ऑडिट कराएं। भाई आपके घर से भी लोग आ रहे हैं, प्राइवेट भी आ रहे हैं, तो आप करा लेना और दिन मुकर्रर करें, 24 घंटे सामने लगाएं। सही सही। आम आदमी का तो केस वो है, ये सीटें नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आम आदमी का तो मुकदमा वही है। वो आज मैं सुन रहा था अमीर जमात इस्लामी वो कह रहे थे कि हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना, आवाम को क्रेडिट जाएगा इस बात का। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है। अगर एक्चुअली जिस तरह आमिर यासर ने भी कहा है कि अगर बाकायदा फोरेंसिक हो जाए तो फिर तो तकरीबन सारी हुकूमतें इसमें बीच में और इनके जो करता धरता है वो सबके साथ ही रहे होंगे। लेकिन IPPs का मसला है, जेन्युइन है। अरबों रुपए बल्कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज हैव बीन डोल्ड आउट टू देम, आई वुड से डोल्ड आउट। लेकिन अभी जो आमिर यासर ने बात की है, बात यह है कि हम लोग क्या इसमें कहीं पे सियासतदानों की कोई कमजोरियां होती हैं जो पैराट्रूपर्स आ जाते हैं? देखिए ज़मीर भाई, बड़ा क्विकली जो बेसिकली सियासतदान नहीं होते, टेक्नोक्रेट्स बन के आ जाते हैं और फिर वो अपनी पॉलिसीज ड्राइव करते हैं। जी, बड़ा क्विकली मैं रिस्पॉन्ड करूंगा जो आमिर भाई ने एक दो नुकात बयान किए। देखें, जमहूरियत, आइन, कानून, एक जमहूरी रवैये भी कोई चीज़ होते हैं। बरतानिया के अंदर आइन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहां पर जमहूरी रवैये हैं। हमारे मुल्क में आज अगर हम ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये रीराइट किया, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल रीराइट नहीं किया, तो क्या फिर हम ये बात मान लें कि एक जमात जिसको लोगों ने आलू, बैंगन, टमाटर के ऊपर भी मोहरे लगाकर, जो मुकम्मल पाबंदी का शिकार थी उस वक्त जमात, जो ना जल से जुलूस कर पा रही थी, उसका लीडर जेल में था, हर जगह उन्होंने नए कैंडिडेट खड़े किए, उसके बावजूद लोगों ने उन्हें वोट दे दिया, तो उनका आप तस्लीम करें मैंडेट। ये रवैया है। और फिर साथ ही साथ उनका मखसूस नशिस्तें उनका हक बनता है। अगर जितनी सीटें उनको मिली हैं, आज हम ये बैठ कर ये कह दें कि जनाब कि नहीं ये हम सीटें इनको नहीं देते, तो आपके अंदर तो पहले दिन से डे टाइम रॉबरी है। अब उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर रहे हैं, उसका गिलाफ चढ़ाने की कोशिश करें, ये बात बनती नहीं है। माले गनीमत की तरह तमाम जमातें झपट पड़ी उनके मैंडेट के ऊपर, कि जो इन जमातों को इतना ख्याल तक नहीं आया, इतना अरसा हो गया सियासत में कि यार जिस जमात का हक था उसको मिल तो नहीं रहा, लेकिन हम मांगने के लिए पहुंच गए, हम उसको माले गनीमत समझ कर लेने के लिए पहुंच गए। पीपल्स पार्टी भी थी उसमें, मुस्लिम लीग नून भी थी, जमीयत उलमा इस्लाम भी थी, कोई जमात ऐसी नहीं। किसी को इतनी एहसास नहीं हुआ कि हम ये बात कह दें कि जनाब ये उनका हिस्सा था और उन्हीं को मिलना चाहिए था। जहां से इन्हें बस हुक्म आया, इन्होंने उसकी तामील में सर तस्लीम खम कर दिया। तो हम जहां पर हमें बहुत सी चीज़ों को ठीक करना है, वहां पर हमें अपने जमहूरी रवैयों को भी बेहतर करना है। और उसके अंदर सियासतदानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि जिन लोगों का ये नाम ले रहे थे आमिर भाई, हर वक्त एक फौज तैयार होती है इस मुल्क में हुकूमत में आने के लिए, टेक्नोक्रेट्स की, जो विंग्स में बैठे होते हैं और मौके की तलाश में होते हैं कि एक नई क्लास हमने तैयार कर दी है, केयर टेकर सेटअप हो तो उसके लिए भी वो लोग सामने आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो फ्लॉज हैं, ये हम सियासतदानों की अपनी कमजोरियों की वजह से विदिन सही है। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जिस किस्म की मतलब वो कोशिश कर रही हैं कि जी हम तो आपसे नहीं डायलॉग करेंगे, हालांकि डायलॉग का फोरम आई अंडरस्टैंड कि ओनस लाइज ऑन द गवर्नमेंट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर, आमिर ने सही बात की कि ऑफर भी जाती है तो वो कहते हैं कि भाई आपसे हम क्या बात करें। तो मतलब अगेन ड्रैगिंग, तहरीक इंसाफ की सियासत का बहुत बड़ा तजाद है।
तहरीक इंसाफ बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर नहीं समझती। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दीगर जमातें, वो इस मुल्क में सियासी जमातें हैं, उन्होंने कम वोट लिए हैं लेकिन वोट लोगों से लिए हैं उन्होंने। सही। आप जब हुकूमत में थे उस वक्त भी उन्हें तस्लीम करने से इनकार करते थे, उनका वजूद तस्लीम करने से इनकार करते थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल बन गया, तब भी वो साथ नहीं बैठे ऑपोजिशन के, और जनरल बाजवा को जाकर ऑपोजिशन को ब्रीफिंग देनी पड़ी। तो उन्होंने हर मौके पे ऑपोजिशन को उन्होंने और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने समझा कि जी कि ये लेजिटिमेट स्टेक होल्डर ही नहीं है और सिर्फ मैं ही हूं इस मुल्क के अंदर। और फिर ये तजाद कि जनाब फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और मैं उन्हीं से बात करूंगा। तो एक तो आपका बयानिया ये कि जनाब मेरे साथ इतनी ज्यादती होगी, मेरे से मेरा मैंडेट ले लिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, और दूसरी तरफ आप कहते हैं बात भी मैंने उन्हीं से करनी। तो ये मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूं कि ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान को तय करनी पड़ेगी कि इस मुल्क में हुकूमत करना किसका काम है। 2000 जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और उन्होंने वोट को इज्जत दो की बात की 2017 में, और फिर उसके बाद जब उन्होंने उस अपने नारे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया तो उनको तो शायद वो हल्का फुल्का फायदा हो गया हो, लेकिन मुल्क और माशरे को नुकसान हुआ। आज इमरान खान साहब अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं इस बुनियाद पर कि जी कि मैं हाइब्रिड प्लस का जो रोल है वो दोबारा अदा करने के लिए तैयार हूं, तो ये हमारे माशरे का नुकसान होगा। हमें ये बहस सुलझानी पड़ेगी। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, कोई फर्द वाहिद इस मुल्क को नहीं ठीक कर सकता, कोई मसीहा नहीं ठीक कर सकता। हमें इदारे बेहतर करने होंगे, इदारों को एफिशिएंट बनाना होगा, सर्विस डिलीवरी की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाकर ये मुल्क ठीक होगा। बट अगेन वो जो आमिर लियासराना ने बात की थी कि इन सब कुछ करने के लिए पहले मानना पड़ेगा कि हम क्या क्या गलत करते रहे हैं, और आगे वही ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं मजीद गुफ्तगू के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर लियासराना साहब, एक बात बताएं कि एक हमें सुनने में आया था कि जी 15 जुलाई से बाकायदा मियां नवाज शरीफ साहब का पूरा मुल्क गिर शेड्यूल अनाउंस होने जा रहा था कि उन्होंने अब बाकायदा कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूस या इस तरह का करना है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद कुछ थोड़ी सी खामोशी और रूपोश हुए में, इसकी वजूहत क्या है? और कुछ ऐसी भी इतलात आई कि जी वो लंदन जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स चल रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ये जुलाई की खबरें चली और साथ ही खबर आई कि वो मरी जा रहे हैं और मरी में बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि PMLN और हुकूमती ज़ुआमा ने इसकी तरदीद क्यों नहीं की। लेकिन मैंने उसी वक्त ये खबर चेक की कि ना कोई मीटिंग हो रही है और ना वो कोई ऐसा इरादा रखते हैं नवाज शरीफ। और मैंने ये हर जगह पे बात कही, अपने यहाँ भी बताई, अपने एक्सप्रेस में भी बताई, और सब जगह पे कि कोई मीटिंग नहीं है। और फिर 2 दिन बाद उन्हीं रिपोर्टरों ने ये खबर दी, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी, कि वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि मीटिंग थी नहीं। सही। और नवाज शरीफ बिल्कुल कोई एक्टिविटी इस तरह की नहीं कर रहे। ज्यादा से ज्यादा जो आपने अपीयरेंस देखी है वो मरियम नवाज शरीफ के साथ मरी में, लाहौर में, और वो जो सरदार कमाल की डेथ हुई है वहां पे वो गए हैं। वो सोशली जहां पे जाना चाहते हैं वहां चले जाते हैं, सियासी तौर पे वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। वजह क्या? और बजट सेशन से एक मैं आपको बताता हूँ ना, वो बिल्कुल इस सिस्टम से आप ये समझें कि उन्होंने जो लॉन्चिंग करनी थी अपनी जगह पे, वो मरियम नवाज को वजारत आला दे के, और वो बैठे हुए हैं, उसको देख रहे हैं और शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब पे जो भी इल्जामात लग रहे हैं वो अपने बड़े भाई की आशीर्वाद के बगैर बिल्कुल नहीं बैठे। मैं और आप ये बात कर सकते हैं कि जी देखें जी, ना बनाते सब कुछ होता है, लेकिन बनाया नवाज शरीफ कह देते आके। जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा है कि सबसे बात करो और हुकूमत बनाने की तैयारी करो, वो कह देते कि नहीं, मैं सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाऊंगा, बात ही खत्म हो जाती। इसके ऊपर फिर यार लोग लाते हैं कि जी इतनी जरूरत नहीं थी, इतनी इजाजत नहीं दी गई, और ये कहा गया कि नहीं फिर पंजाब भी नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर ना ये बात बराह रास्त नवाज शरीफ के मुंह से ही अच्छी लगेगी कि वो जवाब दें इसका। ना मैं किसी और की स्टेटमेंट सुनना चाहता हूं, ना कुछ और के। ये फैसला उन्होंने क्यों किया? वो आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, आए थे उसी कैंपेन के लिए, आए थे 21 अक्टूबर को, और सारे अजाइम मौजूद थे। अब इसके अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इस बात को भी नहीं मानता कि उन्हें लंदन जाने की इजाजत नहीं है।
सही, बिल्कुल गलत है और ये कहानियां बनाई जा रही ये हैं। अफवाहें उड़ाई यहाँ पे जा तो रही आपको पता है ना कि नहीं, यहाँ पे मजाक और ठट्ठा किसी भी लीडर का आराम से बना दिया जाता है। किसी खातून मर्द जो मर्जी आप कहेंगे, हमारे यहाँ एक वतीरा है सोशल सही, मीडिया के बिल्कुल, ऊपर, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आपने राइटली पॉइंट शुरू से इस तरह के चल रहे हैं। वो बैठे हुए हैं, उन्होंने देख लिया है कि जो भी फैसले करने वाले थे उन्होंने शहबाज शरीफ को चुन लिया। सही, बिल्कुल ठीक है, चुन लिया ना, तो सही। शहबाज शरीफ जाने और वो फैसला करने वाले जाने। सबके गले आया हुआ है ना ये पाकिस्तान। आप अल्लाह रहम करे सर, पाकिस्तानी हुकूमत गले में आई हुई है। नहीं आया हुआ है पाकिस्तान। 25 करोड़ अवाम नहीं, गले उनके आया जिन्होंने फैसले किए। मैंने और आपने थोड़ी फैसले किए हैं। सही, ठीक, मतलब सही, कुछ छुपी हुई चीज है। सही, मतलब सही। आज भी सारे लोग वहीं भाग रहे हैं ना कि जी आप हमारे हक में आ जाएं, हम आपकी खिदमत, जो प्रो मैक्स और प्रो प्लस प्लस मुस्तफा खोकर कह रहे थे, तो भाई मेरी तरफ तो नहीं ना आ रहे, जमीर हैदर की तरफ तो नहीं जा रहे। सही, बिल्कुल, तो किस तुम तराक से चले थे नई पार्टी की तरफ। हालात के देख के मेरी इत्तेफाक से इनसे काफी दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई और टेलीफोन पे भी मैंने इनसे जानबूझ के नहीं पूछा कि ये खुद बड़े उनके साथ थे, और वो दोनों तो वैसे ही थे। अगर कोई पब्लिक का बंदा था मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान के साथ, तो वो मुस्तफा खोकर था। उसने भी हालात देख लिए कि किसी ने पल्ले कुछ नहीं कर दी, मेला मेला। ठीक है, बिल्कुल। ये अच्छा, पूछ लें इनसे कि भाई मैं बिल्कुल जी, मैं पूछता हूँ। इतने भी समझ आ गई कि मिफ्ता इस्माइल कोकोमो मुझे भी दो बेच बाच के, वजारतें 2 दफा कुटा के, पैसे बना के, कोरोना में सबसे ज्यादा उनको प्रॉफिट्स हुए। ये बिजनेस सेट का तरीकाकार है ना। सही 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 सही, बिल्कुल। मैं चाहूंगा ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब से पूछ लेता हूँ। आपको पता है आईपी पे उन्होंने कितनी तकरीर की और उसके बाद एक लंबा ट्वीट किया कि नहीं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, चलना। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, 2 बड़े हुकूमती इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान कुछ चल रहा है। देखिए, जो भी आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात चल रही थी, मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब बिलाशुबा पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा उनका कद है, बड़ी उनकी प्रेजेंस है, और उनका जो सियासी कैरियर है वो 1980 की दहाई से शुरू हुआ और फिर 1993 में उनके सियासी कैरियर ने एक नई टर्न ली जब उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। और वो फिर उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके सामने गुलाम इसाक खान साहब, दीगर लोग उनके सामने खड़े हुए। हिस्ट्री है, ठीक है। और असल उनका सियासी कैरियर की इब्तिदा उस वक्त से हुई। फिर उस इर्तिकाई अमल से गुजरते हुए 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने अपने इख्तलाफात ख़त्म किए, मिसाक़े जमहूरियत भी दस्तखत किया। फिर जब उनको हुकूमत से निकाला गया, उन्होंने वोट को इज्जत दो की बात भी की, और उनकी एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री थी जो 93 ऑनवर्ड्स जिसके ऊपर वो गामजन थे। लेकिन इस हुकूमत में शामिल होने का फैसला करके ये मैंडेट जो कटा फटा मैंडेट था, जो जोर ज़बरदस्ती का मैंडेट था, जो 47 फॉर्म का मैंडेट था, ये लेकर उन्होंने अपनी वो तमाम पिछली जो 25-30 साल की जो सियासत थी उसका उन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया। लोग ये बात करते हैं कि जी कि ये तो शहबाज, देखिए जमात के सदर तो वही है। नहीं तो मतलब बिकॉज ही इज नॉट जमात के सदर आज से 3 महीने पहले इलेक्ट हुए वो। सही, अगर जमात का सदर आप इलेक्ट होते हैं तो उसके बाद फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी कि सियासत ऑन एंड ऑफ स्विच है और जब मेरी मर्जी होगी तो मैं इस स्विच को ऑन कर लूंगा, अदरवाइज मैं ऑफ करके बैठा हुआ हूं। आप जमात के सरबराह हैं। और फिर जब ये गुफ्तगू की जाती है कि जनाब ये तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अच्छा ये तो मरियम साहिबा ने कर लिया, नो, द बक स्टॉप्स एट मियां साहब, ही इज द हेड ऑफ द पार्टी। और आज वो सियासत से जिस तरीके से लाताल्लुक हुए हुए हैं, इस सियासत से लाताल्लुक होना उनका इस बात का ये पेश खेमा है कि आने वाले वक्त के अंदर वो इस निज़ाम को दिल से पसंद नहीं करते और इसके साथ बस गुजारा ही कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं पीपल्स पार्टी भी तो ये चीज रियलाइज कर रही है, इसीलिए तो उसने हुकूमत में काबीना में नशिस्तें नहीं ली, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, आईनी ओहदों तक अपने आप को महदूद रखा। इस गंद की टोकरी को कोई अपने सर नहीं उठाना चाहता। ये गंद की टोकरी है। जब तक लोग इस मुल्क के आप उनका हक हाकिमियत तस्लीम नहीं करेंगे, आप इस तरह के मसाइल से कभी नहीं निकल पाएंगे। आपके साथ भारत बैठा है, सफर हम दोनों ममालिक ने इकट्ठा शुरू किया। हम चाहते हैं कि यहां पर मसीहा आ जाए और अगले दिन आकर हालात बदल दे, नहीं होता। आज उनको जो सम्राट मिल रहे हैं वो एक कंटिन्यूएशन ऑफ सिस्टम के। आज इस मुल्क के अंदर दोबारा बातें हो रही हैं कि जी कि कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। हम फिर मुल्क को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर डू यू थिंक इलेक्शंस मतलब सियासतदान हल निकालने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको हल निकालने दिया जाए। नंबर 1, इमरान खान साहब अपना रवैया बदलें, उनको अपोजिशन के दीगर जमातों के साथ बैठकर उनको बातचीत करने को
तरजीह देनी चाहिए, ना कि वैसे वो establishment। अब कह तो रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो पाकिस्तान है वो हुकूमती इत्तेहादियों से भी बाज़ाब्ता राब्तों का फैसला करने जा रहे हैं, मतलब। और अब मैं देख रहा था कि इसी फोरम से महमूद खान अचकज़ई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से भी मिलेंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब से भी मिलेंगे। देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो तो मेरे ख्याल से खत्म हो गई, अब नई ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है। बिल्कुल, वो 15 दिन में कोई अनाउंस लेकिन उस ग्रैंड अलायंस में भी अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, ऑपोजिशन पार्टीज, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक कलीदी हैसियत रखते हैं। अब जब आप ये बात करेंगे जी कि हम सिर्फ फौज के नुमाइंदा मुकर्रर करें, उनसे हम बात करेंगे, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगी कि आप उनको इस्तेमाल करके उनके साथ इत्तेहाद बनाकर खुद पीछे से डील कर लें, जिस तरह पहले पीडीएम में हुआ। जिस तरह तो इमरान खान साहब की ये जो हिकमत अमली है, ये हिकमत अमली फिर तो वो जो नाकाम होगी। 5 रुकनी कमेटी बनाई है, चलें मुझे बताएं कि आपने 2-3 चीजें कहीं कि ये होने जा रही है, ये होने वाली है। ऊंट किस करवट बैठेगा, ताकि मैं फिर आमिर यासराना से देखिए, मेरा ये ख्याल है इस वक्त मुल्क में नाउमीदी बहुत फैली हुई है, बेयकीनी बहुत फैली हुई है। लोग इस मुल्क से निकलना चाहते हैं, फरार का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। ये मुल्क डिलीवर नहीं कर पा रहा। ना हमारा इंसाफ का निज़ाम ठीक है, ना हुकूमतें सेहत और तालीम का बंदोबस्त कर सकी, ना लोगों में खुशहाली पैदा कर सकी। आज इस मुल्क के अंदर हालात उस तरह के नहीं है। फिर आप जमात इस्लामी तल्ख बना दिया कि जाएगी यहाँ से, एक जो अभी आ फेडरेट गई है, ये कुछ बेहतरी के लिए कुछ करके जाएंगे। देखिए, लोग तो हमेशा 0 पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। पहली दफा मैं देख रहा हूं कि 0 पॉइंट से पीछे की तरफ का उन्होंने रुख किया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। अच्छा कदम मुल्क के लोगों की इश्यूज की बात की है, महंगाई की बात की है, बिजली के बिलों की बात की है। ये एक मुस्बत है और उसकी तारीफ करनी चाहिए। आमिर यासराना, क्विकली आपको क्या लगता है कि ये जो बात की है कि 0 पॉइंट से पहली दफा कोई वापस गए हैं, इस पर भी कमेंट कर दें क्विकली। ऊंट किस करवट बैठे? मैं पहले नवाज शरीफ पे एक छोटा सा जो उन्होंने कहा 93 से, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये 90 में वजीर आजम ही एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बने थे। गुलाम मुस्तफा जतोई मरहूम उनका घोड़ा थे, IGI के वही सरबराह थे। और उस वक्त जब मौलाना समीउल हक मरहूम ने अचानक मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम की मौजूदगी में कहा कि मैं अपनी बारी नवाज शरीफ को देता हूँ, सही, और ये IGI के सरबराह बने। और ISI उस वक्त की जनरल हमीद गुल पीछे रह गए, नवाज शरीफ आगे निकले। वहीं से जब वो इसहाक खान जो उन्हीं के नुमाइंदा थे एस्टैब्लिशमेंट के, पहले दिन लड़ाई हो गई चीफ कमिश्नर से कि अपॉइंटमेंट पे। इनके वालिद मरहूम हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, मुस्तफा नवाज खोकर के, हाजी नवाज खोकर साहब, वो डिप्टी स्पीकर थे। बहुत सारे वाकयात इन्होंने अपने बचपन के देखे, हमने अपनी नौजवानी में वो देखी जो सिचुएशन बनी और लड़ाइयां हुई। वो आज उनका कैरियर फंस गया इस पे आके। लेकिन आज चाहे जमात इस्लामी खड़ी हो गई है, देखें आप, हम गुफ्तगू जितनी मर्जी कर लें, IPPs की बिठा के गुफ्तगू ट्विस्टिंग करें, जो मर्जी करें, इट हैज टू बी डन। आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, सही, इनको भी बिठाना पड़ेगा और सबको बैठना पड़ेगा, वरना हम मजीद तबाही में हैं। हमारे पास कोई रोशनी किसी मुल्क ने नहीं देनी आपको अब। सही, उनको पता है कि ये खुद लड़ के और मर रहे हैं, और हमें भी पता है कि हम यही काम करने जा रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर यासराना, मुस्तफा नवाज खोकर साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे जो आज हुकूमती फैसला है कि 50-50 लाख रुपए उन घरानों को दिए जाएंगे जिनके मिसिंग पर्सन्स हैं। इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया अब्दुल्ला गुल साहब ने, चेयरमैन है जवान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल। अब्दुल्ला भाई, ये मुझे बताएं कि ये जो आज इतना ज़बरदस्त फैसला किया हुकूमत पाकिस्तान ने कि जो मिसिंग पर्सन्स थे, कम से कम उनकी जो फैमिलीज थी, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा, 50-50 लाख रुपए जो है अनाउंस कर दिए, जो 5 साल से ज़्यादा अरसे से मिसिंग पर्सन्स हैं। ये यकीनन एक बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत ने यह भी कहा कि ये नहीं हुआ कि 50-50 लाख रुपए देके हम भूल गए हैं, विल स्टिल परसू कि उनको रिकवर भी किया जाए। क्या कहते हैं अब्दुल्ला गुल भाई?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। देखें, पहली बात यह है कि माँ तो माँ होती है और धरती माँ जो होती है, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को, बावजूद इसके कि लोग अगर आपको बुरा भला ही क्यों ना कहें, आपको मनफी प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा का शिकार बनाएं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि जनाब हम फिर भी लोगों के सरों पर हाथ रखेंगे। और अगर उनके अपनों ने उनको दगा दे दिया, वो किसी दहशत ग्रुप के साथ जो है वो चले गए, वो मुल्क से बाहर चले गए, वो किसी जुर्म के मुर्तकब हुए, और इस अंदाज के अंदर, लेकिन फिर भी रियासत कहती है कि उन लोगों को उनकी दादरसी करना जरूरी है। ये किसी दबाव के नतीजे में नहीं किया गया, ये बड़ा वाजे मेरे ख्याल में समझना चाहिए, क्योंकि अगर दबाव होता तो ये तो फिर मतलब काफी अभी हो जाता। लेकिन असल मसला ये है कि जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उस जमाने में उन्होंने एक कमेटी इसकी बनाई जिसके अंदर आजम नजीर तारक साहब जो थे उन्होंने उसकी इनिशिएट किया, और फिर सरफराज बुगटी साहब जो थे वो भी इसके अंदर शामिल हो गए, और एक जामे मंसूबा जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया, हुकूमत के नुमाइंदा, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स का नुमाइंदा, और एक अवाम से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका नुमाइंदा जो है वो लेके ये बनाया गया। अब 1000 फैमिलीज जो कि इससे मुतासिर हैं, जिनके 5 साल से केस पुराना हो गया है, उनकी दादरसी करने के लिए एक प्लान बनाया गया जिसके अंदर सिर्फ उनको 50 लाख रुपए जो है वो नहीं देना, बल्कि इसके साथ उनके ऊपर जो नादरा या फिर उनके जो पासपोर्ट का मसला था या उनके जो लीगल मैटर्स थे कानूनी, उनको भी दूर करना जो है वो कहा गया, क्योंकि जब कोई मिसिंग हो जाता था तो उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाता, और फिर उसके बाद जो फैमिली ट्री के अंदर जो लोग भी आते थे उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहता था, जिसके नतीजे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है मुश्किलात, तकालीफ जो है वो उनको खानदान को पेश आती थी। अब उसके लिए उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक अर्जी देनी है, और ये सुप्रीम कोर्ट का एक 2011 का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया और उसके नतीजे के अंदर तकरीबन 78% केसेस जो हैं वो आज तक जो है वो फारिग हो चुके हैं, और 22% जो है वो रिमेनिंग है। मैं आपको यहाँ ज़मीर साहब एक फिगर जरूर देना चाहूंगा। हम अपने पाकिस्तान का रोना रोते हैं, यकीनन एक आदमी भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये 50 लाख रुपए भी कोई मदावा नहीं है, और ये फिर हुकूमत ने नहीं किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद काम किया। अगर ये काम जो है हुकूमत ने किया तो फिर तो एक और बात थी, लेकिन मसला यहाँ ये है कि जो अगर इंटरनेशनल फिगर्स को देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 93,000 लोग मिसिंग है। इसी तरीके से भारत के अंदर 2,47,000 लोग जो है मिसिंग है। बरतानिया के अंदर 2,43,000 लोग मिसिंग है। लेकिन क्या कभी किसी ने वावेला किया? ये वावेला सारा पाकिस्तान के लिए है। ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, ये जो रंगबाजियां हो रही हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, क्योंकि बैरूनी पैसा जो है वो हलाल करना है। ह्यूमन राइट्स की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान याद आ जाता है। 10,311 केस हैं टोटल मिसिंग पर्सनल के, जिसके अंदर जो है वो हल हुए हुए कितने हैं, वो 78% जो है वो हल हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि हुकूमत ने ये भी कहा है कि अगर वो वापस आ गए तब भी ये पैसा हम उनसे नहीं लेंगे। अब इसके अंदर जो तादाद सबसे ज्यादा सूबों में है वो तकरीबन 3,500 के करीब जो है केपी के अंदर है, और बलोचिस्तान में इसकी तादाद कम है, जबकि बलोचिस्तान में ये बताया जाता है कि जनाब वो तो सबसे ज्यादा शोर वहां से ही आता है। सही, बिल्कुल जी, ज्यादा शोर वहां से आता है। अब आप देख लें कि जब मसला जो है वो बलोचिस्तान के अंदर हुआ, अभी मारंग जो है वो आई और जाके धरना के अंदर दे दिया सीपैक के रूट के ऊपर गवादर के अंदर, ताकि दुनिया की नजरें जो है वो वहां मरकूज हो जाएं। चाइना पाकिस्तान जो इक्तिसादी मंसूबा है उसको जिक पहुंचाया जाए और पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट को हम खुश करें। अब मसला ये है कि जब वो गिरफ्तार हो रही हैं, मजे की बात है ज़मीर साहब, जब वो गिरफ्तार हो रही हैं तो वो बलोच ड्रेस पहने हुए हैं, बलोची खवातीन उनके साथ हैं, बलोच इलाके में बैठी हुई हैं, जितनी तकरीरें कर रही हैं वो अंग्रेजी के अंदर कर रही हैं। ये क्या कर रहे हैं? हमें नजर आ रहा है कि गैलरी फॉर देम इज समवेयर एल्स, इट्स नॉट पाकिस्तान। Of course it is, you know, the target is एक तो चाइना भी टारगेट है, उसके अंदर पाकिस्तानी रियासत और उसके रियासत के इदारे जो हैं। अब ये जो झूठ का पुलंदा है, उसको बावजूद इसके कि रियासत ने ये लोग नहीं गायब किए, ना उनके पास हैं।
मसला यह है कि रियासत उनको तलाश कर रही है और फिर इसके फिगर्स हैं। कुछ ईरान चले गए अपनी मर्जी से, कुछ अफगानिस्तान टीटीपी के साथ और दीगर जगहों पे शामिल हो गए। खुद सरफराज बंगल रई ने और गुलजार इमाम शंबे ने, अभी जो उनके बीएलए के लोग थे, उन्होंने इकरार किया कि हम अपने लोगों को इस्तेमाल करके बलोच लोगों को उसके बाद उनको कत्ल कर देते थे क्योंकि उनका काम खत्म हो जाता था और फिर उनको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करवा देते थे जी, और उसको मिसिंग पर्सनल डिक्लेयर करा देते थे। ये सारा का सारा झूठ का पुलंदा था। मेरा ख्याल है कि ये ऐसा इकदाम है, रियासत ने जो है ये सोचा कि जनाब बावजूद इसके कि हमें प्रोपेगेंडा करें, हमारे ऊपर आवाजें कसें, लेकिन हम माँ की हैसियत रखते हैं, हमने वो किरदार अदा करना है। अब्दुल्ला गुल साहब, एक क्विकली एक बात और भी मुझे बता दें। अब यहाँ पे क्योंकि आपको मालूम है लोग, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग कुछ मतलब जो केसेस हैं ऑलरेडी, इसमें मतलब कोई गलत तरीके से तो नहीं कोई डिसबर्समेंट हो सकेगी ना, क्योंकि ये बड़े एक सवालात उठेंगे कि जी किसको पैसे दे दिए किसको नहीं दिए। नहीं, इसके ऊपर जो है वो बाकायदा इसकी बड़ी शफाफियत होगी और आजकल के दौर के अंदर तो वैसे भी ये मुमकिन नहीं है। अभी देखें ना कि ये एक अर्जी के ऊपर, खाली कागज के ऊपर जो है उसकी सिर्फ शनाख्त होगी कि हाँ ये मिसिंग पर्सनल हैं, उनके ऊपर चेक कर लिया गया और उसके बाद जो है उनको एलोकेट हो जाएगा जो भी उनका बजट है। अब देखें गिलगित बल्तिस्तान में 10 लोग मिसिंग थे, 8 उनका जो है वो 8 बंदे जो है वो वापस आ गए, उनका केस हल हो गया, 2 आदमी। इसी तरह कश्मीर के अंदर 70 लोग थे, तकरीबन 58 लोगों का जो है वो केस हल हो चुका है। ये तमाम फिगर्स हैं जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमें जो है वो एक बुर्दबारी के साथ काम करना पड़ेगा और रियासत को जिम्मेदारी है कि बिल्कुल जो इस बजट की, इस मामलात की एलोकेशन है उसके अंदर शफाफियत लाए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके वक्त का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।